Hello बच्चों, welcome to our YouTube channel Tiny Genes. I am your biology educator Muskan Sharma. So this is the fourth lecture of chapter Molecular Basis of Inheritance. लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डीएनए का स्ट्रक्चर और उसके फीचर्स के बारे में डिस्कस किया था। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं हिस्ट्री ऑफ डीएनए डिस्कवरी। जब भी किसी चीज की डिस्कवरी होती है, बहुत कम ऐसा देखने को मिलता है कि एक ही बार में हमें किसी चीज का पता लग जाता है। रिपीटेड रिसर्चेज होती हैं, देन उन रिसर्चेज के ऊपर और आगे वर्क किया जाता है, उसके बाद हमें फाइनली किसी चीज के बारे में पता चलता है। सडनली हमें किसी चीज के बारे में पता चला है, वो चीज अलग है कि वो चीज डिस्कवर हो गई है। लेकिन जब हम किसी चीज को स्टडी करना स्टार्ट करते हैं, किसी चीज के बारे में पता लगाना स्टार्ट करते हैं, तो एक बहुत लंबा टाइम जाता है उस प्रोसेस के अंदर। तो सेम चीज डीएनए के डिस्कवरी के साथ भी हुई थी। सबसे पहले हमारे पास आया आता है ईयर 1868 में फ्रेडरिक मिशर नाम के एक साइंटिस्ट थे, जिन्होंने डिस्कवर किया कि सेल के अंदर एक कुछ नया सब्सटेंस है, जिसको उन्होंने नाम दिया न्यूक्लियस। तो सबसे पहले ईयर 1869 में साइंटिस्ट का नाम था फ्रेडरिक मिशर, जिन्होंने क्या किया, दे डिस्कवर्ड अ न्यू सब्सटेंस इन सेल, जिसका नाम रखा गया न्यूक्लियस। ठीक है, क्योंकि उस टाइम कुछ और नाम पता नहीं था कि न्यूक्लिक एसिड बोलते हैं या क्या बोलते हैं, तो उस टाइम इसका नाम दिया गया न्यूक्लिक। इसके बाद ईयर 1889 में, यानी कि 20 साल बाद में, 1889 में रिचर्ड ऑल्टमैन, रिचर्ड ऑल्टमैन नाम के साइंटिस्ट थे, जिन्होंने न्यूक्लियन को रीनेम किया और उसका नाम रखा न्यूक्लिक एसिड। तो रिचर्ड ऑल्टमैन रीनेम्ड न्यूक्लियन और इन्होंने इसका नाम क्या रखा, न्यूक्लिक acid. After that, in year 1902, 1902 में आए सटन एंड बोगरी। सटन और बोगरी, जिनकी क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस वाले चैप्टर में भी आती है। सटन और बोगरी ने क्या किया था, इन्होंने जीन्स के बारे में बताया था कि जीन्स की लोकेशन क्या होती है। ग्रिगर जॉन मेंडल जो साइंटिस्ट थे हमारे, जिनको हम फादर ऑफ जेनेटिक्स बोलते हैं, उन्होंने जीन्स को फैक्टर टर्म दी थी। उन्होंने बोला था कि फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं कैरेक्टर्स की इनहेरिटेंस के लिए, लेकिन वो उन फैक्टर्स की प्रेजेंस का कोई प्रूफ नहीं दे पाए थे, फिजिकल प्रूफ नहीं दे पाए थे कि वो फैक्टर्स कहाँ होते हैं या कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद सटन और बोवरी ने क्रोमोसोमल मूवमेंट को स्टडी किया ड्यूरिंग मियोसिस, के मियोसिस के टाइम पे, गैमीट फॉर्मेशन के टाइम पे क्रोमोसोम्स की हमें किस तरीके की मूवमेंट देखने को मिलती है। और वहां पे उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि इन क्रोमोसोम्स की मूवमेंट वैसी ही देखने को मिल रही है जैसी कि मूवमेंट मेंडल ने अपने फैक्टर्स की बताई थी। यानी कि क्रोमोसोम्स उसी तरीके से मूव करते हैं, उसी तरीके से सेग्रीगेट होते हैं जिस तरीके से मेंडेलियन फैक्टर होते हैं। दोनों की पैरेलल मूवमेंट देखने को मिलती है। तो इन्होंने बताया था कि जो क्रोमोसोम्स होते हैं, दीज आर द कैरियर ऑफ जीन, या फिर हम बोल सकते हैं कि जो जीन्स होती हैं वो क्रोमोसोम पे ही प्रेजेंट होती है। तो सटन एंड बोवरी ने दी थी क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। इन्होंने सिर्फ थ्योरी दी थी, जिसको कि बाद में एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया था टीएच मॉर्गन ने। ठीक है, अब क्रोमोसोम्स के बारे में पता चल गया था कि जीन प्रेजेंट होती है। बाद में ये शो किया गया दैट दीज क्रोमोसोम्स आर कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन्स एंड न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, बाद में पता चला लेटर shown to be
composed of proteins and nucleic acid। अब इसके बाद अब ये तो पता चल गया कि जीन्स जो है वो क्रोमोसोम पे प्रेजेंट है, लेकिन ये भी पता चला साथ में कि क्रोमोसोम्स तो डीएनए और प्रोटीन दो चीजों से मिलके बने हैं। तो क्वेश्चन आया कि जब क्रोमोसोम्स दो चीजों से मिलके बने हैं तो जरूरी थोड़ी है, ये चीज तो अब हमें पता है ना कि डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल। उस टाइम पे थोड़ी पता था। उस टाइम तो क्वेश्चन ये था कि अगर डीएनए है क्रोमोसोम के अंदर तो प्रोटीन भी तो है। ऐसा जरूरी थोड़ी है कि डीएनए पे ही जीन प्रेजेंट है या फिर डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है। प्रोटीन भी तो जेनेटिक मटेरियल हो सकता है जब क्रोमोसोम्स में प्रोटीन प्रेजेंट है। तो अब रिसर्च स्टार्ट हुई इस चीज पे कि जेनेटिक मटेरियल है कौन सा, प्रोटीन है, डीएनए है या फिर आरएनए। तो इसके लिए ईयर 1928 में एक एक्सपेरिमेंट हुआ जो कि ग्रिफिथ ने कंडक्ट किया था, जिसको हम ग्रिफिथ ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट बोलते हैं। इसको हम अगली आगे की क्लासेस में डिटेल में भी पढ़ेंगे। इस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने ये देखा था कि एक सेल दूसरी सेल को ट्रांसफॉर्म कर सकती है। ठीक है, एक सेल दूसरी सेल को ट्रांसफॉर्म कर पा रही है, तो उसी के बेसिस पे इन्होंने ग्रिफिथ ट्रांसफॉर्मेशन प्रिंसिपल दिया था। ईयर 1928 के बाद 1940 में आया हमारा एक रूल विच वॉज चारगाफ रूल, जिसको हम अभी आगे की इसी क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। देन इन ईयर 1944 1928 में ग्रिफिथ ने जो ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट दिया, उन्होंने बोला कि सेल के अंदर कुछ तो ऐसा है जो कि दूसरी सेल को ट्रांसफॉर्म कर रहा है। अब इन्होंने सिर्फ इतना बोला कि कुछ तो ऐसा है। अब वो कुछ तो क्या है ये पता नहीं था, तो वो पता लगाने के लिए अगला एक्सपेरिमेंट किया एवरी ने, जिसको हम एवरी ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट बोलते हैं। एक्चुअली 3 साइंटिस्ट ने मिलकर ये एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया था, जिसमें कि इनको फाइनल रिजल्ट ये मिला था कि ये जो ट्रांसफॉर्म करने वाला मॉलिक्यूल है वो डीएनए है। लेकिन फिर भी इनकी बात को माना नहीं गया। वो क्यों नहीं माना गया, अगेन जब हम इस एक्सपेरिमेंट के बारे में पढ़ेंगे तब मैं आप लोगों को बताऊं। उसके बाद अगला हमारे पास आ जाता है हर्शी एंड चेज एक्सपेरिमेंट, जो कि प्रूफ था, फाइनल प्रूफ था, जिसको कि हम बोलते हैं दैट इट वाज द अनइक्विवोकल प्रूफ कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल है, क्योंकि इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट की हेल्प से प्रूव कर दिया था कि जो डीएनए है वो ही जेनेटिक मटेरियल है। सो ये एक्सपेरिमेंट कंडक्ट हुआ था इन ईयर 1952। हर्शी एंड चेज एक्सपेरिमेंट, जिसको हम बोलते हैं ब्लेंडर्स एक्सपेरिमेंट भी, तो इट वाज द अनइक्विवोकल प्रूफ किस चीज का, दैट डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल। नेक्स्ट, अब डीएनए का पता चल गया कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल है, तो अब स्टडी स्टार्ट हुई इसके स्ट्रक्चर के ऊपर कि डीएनए का स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो अगेन ईयर 1952 में ही रोजालिंड फ्रैंकलिन नाम की एक साइंटिस्ट थी, जिन्होंने क्रिस्टलाइज्ड डीएनए मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर दिया था यूजिंग एक्सरे डिफ्रैक्शन इमेजेस। इन्होंने क्रिस्टलाइज्ड डीएनए का
क्रिस्टलाइज्ड डीएनए मॉलिक्यूल का एक्सरे डिफ्रैक्शन इमेजेस प्रोवाइड की थी। और इसी एक्सरे डिफ्रैक्शन इमेजेस के बेसिस पे ईयर 1953 में वॉटसन एंड क्रिक ने डीएनए का डबल हेलिकल स्ट्रक्चर, जो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया, स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, वो प्रपोज किया था, डीएनए का मॉडल बनाया था, मॉडल ऑफ डीएनए फ्रॉम फ्रैंकलिन्स एक्सरे इमेजेस। तो ये कुछ मेजर इवेंट्स थे इन द हिस्ट्री ऑफ डीएनए डिस्कवरी, जो कि हमें पता होना जरूरी है। ठीक है, इसके बाद हम लोग डिस्कस करते हैं चारबाग रूल के बारे में, जो मैंने बताया कि 1940 में प्रपोज किया था। अब ये रूल क्या कहता है? जब हमने डीएनए का स्ट्रक्चर पढ़ा था तो मैंने आप लोगों को एक चीज बताई थी कि जो बेस पेयरिंग होती है वो हमेशा प्यूरीन और पायरिमिडीन में होती है। प्यूरीन और पायरिमिडीन में होती है, यानी कि प्यूरीन जो है वो अटैच होता है पायरिमिडीन से। तो अब एक ऑब्वियस सी चीज है कि हमारा जो डीएनए होता है वो डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर है। डीएनए कैसा स्ट्रक्चर है? डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर है। और ये सारे के सारे न्यूक्लियोटाइड्स जो होते हैं कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। ठीक है, तो क्या जितने प्यूरीन्स हैं उतने ही पायरिमिडीन्स हमें डीएनए में देखने को नहीं मिलेंगे? क्योंकि एडेनिन हमेशा बॉन्डिंग करेगा थायमिन के साथ, गुआनिन हमेशा बॉन्डिंग करेगा साइटोसिन के साथ। यानी कि जितने नंबर ऑफ एडेनिन प्रेजेंट होंगे वो नंबर तो इक्वल होगा ना नंबर ऑफ थायमिन के, क्योंकि दोनों बेस पेयरिंग करेंगे। सेम जितने नंबर ऑफ गुआनिन प्रेजेंट होंगे वो भी इक्वल होगा नंबर ऑफ साइटोसिन के। तो एक तरीके से हम फाइनल ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं ना, दैट नंबर ऑफ प्यूरीन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ पायरिमिडीन्स। लेकिन कंडीशन क्या है? दैट डीएनए डबल स्ट्रैंडेड होना चाहिए। डबल स्ट्रैंडेड डीएनए के केस में काम करता है, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए या फिर सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए के केस में ये काम नहीं करता। ठीक है, तो इसमें बोला ही गया था दैट ए प्लस जी यानी कि नंबर ऑफ प्यूरीन इज इक्वल्स टू टी प्लस सी नंबर ऑफ पायरिमिडीन्स। ये था हमारा चारगाफ रूल। तो अब इस चारगाफ रूल के बेसिस पे बहुत बार न्यूमेरिकल्स भी आते हैं, क्वेश्चंस भी आते हैं, जिसमें आपको किसी डीएनए का किसी पर्टिकुलर एक न्यूक्लियोटाइड का नंबर बता देंगे। लेट्स सपोज आपको बोला कि एक डीएनए स्ट्रैंड है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए स्ट्रैंड है, जिसके अंदर इट कंटेन 30% एडेनिन, इसके अंदर 30% एडेनिन है। तो हमें बताना है परसेंटेज ऑफ साइटोसिन। तो क्या हम यहाँ से फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं? अब ये क्वेश्चन सॉल्व कैसे होगा? चार तरीके के बेस पेयर होते हैं, एडेनिन, गुआनिन, थायमिन एंड साइटोसिन। तो एडेनिन का नंबर इन्होंने हमें दे दिया है, परसेंटेज उन्होंने बता दिया है कि 30% है। अब जितना एडेनिन है उतना ही नंबर ऑफ थायमिन भी होता है, यानी कि बाकी का 30% बचा हुआ भी थायमिन होगा। तो 30 प्लस 30 60% तो हो गया हमारा। अगर 100 में से हम 60 माइनस करें तो हमारे पास बचा 40%। अब ये जो 40% हमारे पास बचा है ये हमें इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है गुआनिन और साइटोसिन में। ठीक है, ये हमें इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है गुआनिन और साइटोसिन में, जो कि कैसे होगा? 20% गुआनिन होगा एंड 20% साइटोसिन होगा। तो इस तरीके से हम ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। हमसे परसेंटेज ऑफ साइटोसिन पूछी थी, जो कि हमारी 20% आ जाएगी। सेम इसी तरीके से एक क्वेश्चन और बन सकता है, जिसमें ऐसा हो सकता है कि आपको नंबर दे दिया जाए कि एक डीएनए के अंदर इतने नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स हैं
जिसमें से कि किसी पर्टिकुलर न्यूक्लियोटाइड की परसेंटेज आपको बता देंगे, किसी पर्टिकुलर नाइट्रोजनस बेस की, कि इस नाइट्रोजनस बेस की परसेंटेज इतनी है, सो फाइंड आउट द नंबर ऑफ साइटोसिन। अब यहाँ पे भी हो सकता था, लेट सपोज मैं आपको बोल देती कि एक डीएनए स्ट्रैंड के अंदर देयर आर 200 न्यूक्लियोटाइड्स या फिर नाइट्रोजनस बेस, जिसमें से कि 30% एडेनिन है, तो आप नंबर ऑफ साइटोसिन बताओ। परसेंटेज की जगह अगर मैं यहाँ पे नंबर ऑफ साइटोसिन पूछ लेती तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? अब हमने यहाँ पे साइटोसिन की परसेंटेज तो निकाल ली है, तो हम क्या करेंगे? 200 का 20% कैलकुलेट कर लेंगे, जो कि कितना आएगा? जब हम इसको कैंसिल आउट करेंगे तो इट विल बी 40, यानी कि साइटोसिन का नंबर कितना होगा? 40। टोटल जो हमारे 200 न्यूक्लियोटाइड्स हैं, 200 नाइट्रोजनस बेस है, उसमें से 40 हमारे पास हमारे साइटोसिन है। तो ये होता है हमारा चार्गा फ्री। ये चीज याद रखनी है कि डबल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल के केस में ही ये एप्लीकेबल होगा। ये हमेशा डबल स्ट्रैंडेड डीएनए के केस में एप्लीकेबल होगा। सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए या फिर सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए के केस में ये एप्लीकेबल नहीं होगा। तो आज की क्लास में हम यहीं पे इतना ही डिस्कस करते हैं। अगली क्लास में हम लोग बात करेंगे पैकेजिंग ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल की। अगर इस टॉपिक से रिलेटेड आप लोगों को कुछ डाउट है तो यू कैन ड्रॉप दीज क्वेश्चंस और डाउट्स इन द कमेंट सेक्शन बिलो। दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू।